हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। प्लीज स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जब तयंग को बॉक्स देके चला आता है खाने का और तयंग वहाँ देखता रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तयंग को दिखाया जाता है जो बैठ के फूड खा रहा होता है। तभी फीफे उसके रूम में एंटर करती है और कहती है ना, चेहरा लाल क्यों रहा है और ये इतना तीखा खाना क्यों खा रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें तो खाना तीखा पसंद भी नहीं। और ये कौन सी डिश है, मैं भी तो खाऊं? ये कह के जैसे फीफे टिफिन की तरफ बढ़ने लगती है, तब तयंग उसके हाथ पे मारते हुए कहता है, दूर रहो, मेरा टिफिन है। तब फीफे कहती है, खाया तो ये जा नहीं रहा है क्या? देखो तुम्हारा चेहरा, देखो बोला भी जा रहा है, कर रहे हो तुम। अरे कितना पानी पी गए हो तुम? नहीं खाया जा रहा तो मुझे दे दो ना। ये डिश देखने में कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है, मैं खा लूंगी। और तुम्हें तो पता है मुझे इतना पसंद है, तुम्हारे लिए मैं सारी मिठाई ला दूंगी, दो ना। तब तयंग कहता है, नहीं ये मेरा है, सिर्फ मैं खाऊंगा। दिया तुम्हें, सिर्फ मेरा है, मेरा मेरा मेरा। दिया हटो, अब तो अपने कमरे में बैठ के निकल। कह के तयंग वहाँ से चला जाता है। फीफे उसे देख रही होती है। तभी जिसू उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? तयंग अभी गुस्से में यहाँ से क्यों गया? फीफे कहती है, तो तुम्हें भी वो गुस्से में दिखा? गुस्से में दिखा? तब जिसू कहती है, हाँ। तब फीफे कहती है, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। इतने साल में उसके चेहरे पे एक रिएक्शन तक नहीं था, अब सडनली वो गुस्सा कर रहा है। अब समझ में आया? तब जिसू कहती है, हाँ ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया, वो फाइनली कोई रिएक्शन दे रहा है, पर रीज़न क्या है? तब फीफे कहती है, वो रीज़न अगर मुझे पता होता तो बहुत बढ़िया नहीं होता, पर मैं इतना बता सकती हूँ, ये जो रिएक्शन है ना, किसी खास इंसान की वजह से पक्का। वरना ऐसा रिएक्शन तयंग को कोई नहीं दिला सकता जितने गुस्से में है ना वो। और उस गुस्से में होने के बावजूद वो इतना तीखा खाना खा रहा है। मैं गारंटी कह सकती हूँ, जिस इंसान ने इसे गुस्सा दिलाया है और जिसने इसे टिफिन दिया है, वो शख्स एक ही है और मेरे भाई को उससे प्यार हो गया है। तब जिसो कहती है, कुछ भी बोल रही हो तुम, तुम्हें पता भी है और तुम्हें वो भी पता है कि किससे प्यार हुआ है? तब फीफे कहती है, देखो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है क्या होता है प्यार में। और दूसरा, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मैं जल्दी पता कर लूँगी। वैसे भी मैं फीफे हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं पता ना कर सकूँ, है ना? और छोड़ो उसकी बात को तुम, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाती हूँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चलो बाहर शॉपिंग करके आए। ये कह के फीफे जिस्सो को वहाँ से ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंग और लैंजन को दिखाया जाता है, जहाँ विंग गुस्से में किताब पढ़ रहा होता है। तब लैंजन कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, अगर यहाँ किसी का गला खराब है तो जाके वैद्य से मिल, मेरे सामने ये ना करे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तब लन कहता है, बस भी करो ना विंग, गुस्सा छोड़ दो, इतनी सी बात। तब विंग कहता है, इतनी सी, मैं तुम्हारी ना जान ले लूंगा आज लैंजन, मैं बहुत गुस्से हूँ कल से, मेरा दिमाग खराब मत करो और दूर रहो, ठीक है ना? तब लैंजन कहता है, अच्छा सुनो ना, वो तो बात मैं सोच रहा था, क्यों ना हम यूनमक घूमने चले इस बार? बहुत टाइम हो गया तुम अपने घर नहीं गए, थोड़ा घर घूम के आते हैं, समय बिताते हैं, सबसे मिलते हैं, है ना? तब विंग कहता है, मस्का लगा रहे हो, मस्का लगा रहे हो तुम, और ये सब तुम पे सूट नहीं करता अंगजू। तब लैंजन कहता है, ये देखो, बीवी को मनाने के लिए कभी कभी मस्का लगाना पड़े तो वो तो चलता है ना लाइफ के अंदर। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, हो गया तुम्हारा, जाओ यहाँ से। तब लैंजन कहता है, नहीं जा सकता हूँ मैं, मेरी महारानी जी, जब तक आप नहीं मानेंगे मैं ऐसे कैसे जाऊँगा? तब विंग कहता है, हाँ मुझे महारानी तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे गुलाम हो। तब लैंजन कहता है, हाँ वो तो मैं कहता ही हूँ, अब मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दुनिया को जो कहना है वो कहे, जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की सुनूंगा। जिसे सुनने के बाद विंग के चेहरे पे एक छोटी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, जैसे तुम तो बड़ी सारी बातें सुनते हो, आए बड़े मेरे गुलाम बनने। तब लैंजन कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुम्हारी रिजेक्ट की हो? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने तुम्हें आज तक मना किया, और ना मैं आगे करूंगा। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, बस मनाने के बहाने। ये कह के विंग स्माइल करने लगता है और लैंजन कहता है, अगर मान गए हो तो बोल भी दो ना। बोल दो, देखो ना विंग, इधर देखो देखो। तब विंग कहता है, मैं हंस रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है? नहीं किया मैंने माफ तुम्हें, और यूँ देखना बंद करो मेरी तरफ लैंजन, ठीक है? तुम तो मुझे ऐसे देखते हो जैसे कि मैं 16 साल का हूँ और तुम भी 16 साल के, हम पहली बार मिल रहे हैं क्या? और हम टीनेजर है क्या? मुझे इस तरह देखना बंद कर दो तुम। तब लैंजन कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हें जितनी बार देखता हूँ उतनी बार कम लगता है, और रोज देखने पे भी लगता है कि मैं तुम्हें पहली बार हूँ, तो प्यार कैसे कम करूँ? अपना बताओ। मेरा प्यार 1% भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरे विंग से खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शाम की पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ सब बहुत अच्छे से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, खाना चल रहा होता है। तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, कोरिया के भव्य सम्राट सभा के अंदर पधार रहे हैं। यह सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं
और कोरिया के बाकी लोग यानी कि वहाँ के सेवक, वहाँ की सेना और वो जो लोग उस समय सभा के अंदर मौजूद थे, वह सब अपना सर झुका लेते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जिसे सब हैरानी से देख रहे होते हैं। दरवाजा खुलते ही जंगकुक अपने दोस्तों और अपने खास लोगों के साथ एंटर करता है, जिसे सब हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि वह काफी ज्यादा यंग था, काफी ज्यादा सुंदर था। ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतना यंग राजा भी हो सकता है। तयंग भी शॉक्ड होकर वहीं देख रहा था और कह रहा था, ये राजा है, पागल कोई लोग राजा चुन लिया, ऐसा राजा होता है क्या? जंगकुक अपने सीरियस फेस के साथ एंटर करता है और बीच में आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने आप सबसे बात की थी पर फेस टू फेस नहीं, हमने सिर्फ खतों में बात की थी। उस समय मुझे ये पता चला वुसु और बाकी कबीले कोरिया से कुछ वैदिक कलाएं, युद्ध कलाएं आदि सीखना चाहते हैं, के बारे में हम गंभीरता से बात करने की जरूरत है। कृपया कर मुख्य 5 कबीले और वहाँ के सेना अध्यक्ष और वहाँ के सेक्ट लीडर ही यहाँ रुके, बाकी सब अन्य व्यक्ति यहाँ से जा सकते हैं, चाहे वो रानी हो, दूसरे राजकुमार, उनके बेटे या अन्य कोई, सब बाहर जाएं। सेविका, सेवक, सब, सिर्फ गिट्टी के वह 5 कबीले के लोग ही मुझे यहाँ दिखने चाहिए जो मुख्य हैं। ये कह के जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है और 1 से 10 तक गिनाने लगता है। तभी आरएम कहता है, आप सब क्या कर बाहर जाए, सारे बाहर जाए, महाराज की गिनती खत्म होने वाली है। जो यहाँ 5 सेक्ट लीडर में से मेन नहीं है वे बाहर जा सकता है, क्या रूम खाली करे। ये कहकर आरएम और जिन रूम को खाली करवाने लगते हैं। जब वे रूम को खाली करवा रहे होते हैं तब तयंग बार बार जंग की तरफ ही देख रहा होता है। तब जिन कहता है, सुनिए सुनिए, आप कृपया कर बाहर जाइए, देखिए महाराज की गिनती खत्म होने वाली है, जाइए जाइए बाहर जाइए। तयंग कहता है, जी मैं जा ही रहा था, माफ कीजिए। जब जंगकुक अपनी आंखें खोलता है तब उस कमरे के अंदर सिर्फ मुख्य 5 कबीलों के लोग ही थे जो सेक्ट लीडर थे और मेन थे। जंगकुक उनसे विस्तार में अपने बारे में बताता है और उनके बारे में पूछकर सारी बातचीत करता है। वह बातचीत काफी लंबे समय तक चलती है, पर जब वह बातचीत खत्म होती है सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है कि फाइनली जो कोरिया के महाराजा जंगकुक मान चुके थे काफी सारी चीजों के लिए, पर अभी भी वे काफी सारी चीजों के लिए डिसअग्री थे, पर जितनी भी चीज माने थे इससे सब बहुत ज्यादा खुश थे। जब वह सब महाराज से मिलने अंदर आते हैं तो वहाँ महाराज नहीं थे, क्योंकि हमारे महाराज तो कहीं और थे। टैंक छत पे बैठा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी जंगकुक कहता है, मुझे याद तो नहीं कर रहे थे? तब तैंग कहता है, तुम फिर यहाँ आ गए, सच में राजा हो या नाटक कर रहे हो? कितना फ्री टाइम है तुम्हारे पास? तब जंगकुक कहता है, खुद ही सोचो, जब एक लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हो तो उसका क्या मतलब होता है? तब तैंग कहता है, इसका एक ही मतलब होता है, लड़का हद से ज्यादा खाली है। तब जंगकुक कहता है, नहीं, इसका मतलब होता है कि लड़का शायद बिजी है पर सिर्फ एक के लिए खाली हो। तब तैंग कहता है, तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो एक राजा हो ना, बेशरम कहीं के। भी तुमने सभा में तो कहा था ना 5 लोगों के अलावा सारे बाहर जाए, तो फिर अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? ये कह के तैंग जाने लगता है। तब जंगकुक उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब जंगकुक धीरे से कहता है, फिर सुजा से नाराज हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा? तब तैंग कहता है, तुम मेरे लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जो तुमने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, इस वजह से मैं तुमसे नाराज हो जाऊँ। नाराज अपनों से हो जाता है और तुम मेरे कोई नहीं, छोड़ो मुझे। और मैं बता दूं, बहुत सारे सुंदर लोग हैं, उनके पीछे जाओ ना। ये कह के तैंग जाने लगता है। तब जंगकुक उसे आवाज मारते हुए कहता है, बहुत सारे सुंदर लोग होंगे, तुमसे सुंदर नहीं है ना? तब तैंग कहता है, कितना सादा चीप है ये। हाँ। तैंग के वहां से जाने के बाद आरएम जंगकुक के सामने आ जाता है और कहता है, महाराज आपको अन्य बिकार है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब जंगकुक कहता है, मेरे प्यार के दुश्मन हो तुम, अच्छी खासी बातें चल रही थी, तुम बीच में आ गए। तब आरएम कहता है, बातें झगड़ा चल रहा था महाराज, इसलिए मैं आया हूँ, और वैसे भी अगर वो लड़का आपको पसंद था तो पीछे पड़े उसके, शोभा देता है आपको, एक राजा है आप, किसी से भी बोलेंगे कोई भी शादी कर लेगा आपसे। जंगकुक कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी से भी बोलूंगा तो कोई भी शादी कर लेगा मुझसे, मुझे किसी से नहीं शादी करनी है। पर वो है कि मेरे को भाव ही नहीं देता, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे किसी जानवर को करते हैं, कुछ नहीं होता, जल्दी मान जाएगा। तब आरएम कहता है, एक बात कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर मैं महाराज समझ के नहीं, एक तो ही देता हूँ, पर बुरा लगे तो बता दीजिएगा। वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आपसे ज्यादा समझदार है। तब जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? मैं क्या हाथ, मेरे हाथ तो पिटना है, महाराज हूँ मैं, मुझे इस तरह बात करोगे तुम, हाथ में और है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फीफे और जिसो को दिखाया जाता है, जहाँ फीफे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जिसो से कह रही होती है, मैंने कहा था ना हमें वो वाली ड्रेस भी तुम्हारे लिए ले लेनी चाहिए थी, इतनी अच्छी ड्रेस, क्या हुआ है? इसे नोटिस कर रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी तुम किसी सोच में गुम हो, छुआ है? मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो बताओ ना। तब जिसो कहती है, तुम्हारी किसी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मैं बस घर के बारे में मैंने काफी टाइम पहले अपने घर खत किया था, वो खत का जवाब अब तक दे, माँ बाबा 2-3 दिन के अंदर खत का रिप्लाई कर देते हैं, पर अब
तो इतना ज्यादा टाइम हो चुका, घबराहट हो रही है। तब फीफे कहती है इसमें घबराना क्या, हम दोनों साथ में मिलने चलते हैं इनसे, और मैं उन्हें बता भी दूंगी रिश्ते के बारे में और उन्हें मना भी लूंगी। जानती हो तुम्हारे पिताजी थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए थोड़ी डांट तो मैं खा ही सकती हूँ। तब जिससे एक सॉफ्ट स्माइल करती है और कहती है मैं भी तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, पर भी यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है। काफी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं घूमने, दूर दूर देश से, बड़े बड़े सेक्ट से, यहाँ रहना चाहिए। भगवान उनकी बेटी हो लगेगा। तब फीफे कहती है मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले जाओ, और मेरे मॉम डैड मुझे समझते हैं, जबकि उन्हें प्राउड फील होगा कि मैं तुम्हारे साथ गई हूँ। बताओ जगह मेरे डैड भी होते ना, तुम्हारी जगह मेरी मॉम, तो मेरे डैड तो कब से मेरी मॉम के साथ भी चुके होते। मेरे अंदर तो फिर भी सबर है। पता नहीं मेरे डैड कितना रोमांटिक, मेरी मॉम को प्यार करते हैं। आज भी जब उनके पैरों में धोता है ना, अपने हाथ से दबाते हैं, हाथ से खाना बनाते हैं, के बालों में हाथ से तेल लगाते हैं। वो आज भी छोटी छोटी बात पे रूठ जाती है, और मेरे डैड उन्हें फिर भी से कम रोमांटिक। तब जिससे कहती है हाँ समझ गई, चाहती कि तुम अभी आओ प्लीज, मैं तुम्हें बाद में खत लिखूंगी, तब आ जाना, मैं अपने माँ बापों को सब समझा भी दूंगी। तब फीफे कहती है ठीक है, पर एक शर्त पे, वादा करो तुम डांट अकेली नहीं खाओगी, हम दोनों मिलकर डांट खा लेंगे ना, आधी तुम खा लेना आधी मैं खा लूंगी।